फवाद चौधरी साहब, आपके फॉर्मर कॉलीग, उन्होंने कहा कि इमरान खान रिलीज़ कमेटी बनाई जाएगी, उसके लिए राब्ते किए जाएंगे। जो फेसेस तहरीक इंसाफ के जेन्युइन फेसेस थे उनसे आपसे कोई राब्ता हुआ और आपको लगता है कि इस तरह का प्लेटफॉर्म अगर बने तो आपको भी उसका पार्ट होना चाहिए? जी, फवाद ने ये मेंशन किया था कि वो ये करने के लिए जा रहे हैं, को बात कर रहे थे कि लाहौर में कोई मीटिंग कॉल करेंगे। नहीं, उन्होंने मुझे नहीं दावत दी इसलिए, और कि उनको पता है कि मैं बिल्कुल वाज़ेह हूं कि मैंने सियासत आगे करनी ही नहीं है। तो ना उन्होंने दावत दी, ना वो अगर दावत देते तो मैं उसको कबूल करता। उनका अपना फैसला है, वो ज़ाहिर है एक मुतहर्रिक हैं, सियासत कर रहे हैं, उनका हक बनता है। और ज़ाहिर है पीटीआई के तमाम जितने भी सपोर्टर्स हैं, फॉलोअर्स जितने भी हैं, उनकी तो सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है कि इमरान खान साहब को जो है वो रिहाई मिले। इसलिए अगर इस सिलसिले में वो कोई लीड लेना चाहते हैं तो बात समझ में आती है। 11 रुकनी कमेटी तहरीक इंसाफ बनाती है खान साहब की रिहाई के लिए, उसका इजलास होता है और 11 मेंबर पूरे ही नहीं आते। सही है तनकीद मरवत साहब की, फवाद चौधरी साहब की, कि ये लोग नॉन सीरियस हैं उनको जेल से बाहर निकालने के लिए? यार ये मैं नहीं मान सकता कि नॉन सीरियस है। जाहिर है, देखिए सूरत हाल जब ऐसी हो ना, इतने मुश्किल हालात हों, इतनी मुश्किल सूरत हाल के अंदर लोग अपने फैसले भी कर रहे हो, पार्टी भी चल रही हो, पार्टी का जो हकीकी सरबराह जो हैं और जिनका तमाम का तमाम वोट बैंक है, जिनसे सारा वो पार्टी का सिलसिला चलता था, वो जेल के अंदर हैं, वो खुद बराह रास्त जो है वो फैसले नहीं कर सकते। तो उस माहौल के अंदर शुकूक व शुबात होते हैं। तो जब मैं तहरीक इंसाफ के दोस्तों से बात करता हूँ तो बहुत ये बात वाज़े तौर पे नज़र आती है कि बहुत ज़्यादा शुकूक व शुबात हैं एक दूसरे के बारे में। लेकिन ये कह देना कि उनमें से कोई जो है, हो सकता है कोई ऐसा भी हो सकता है कोई ऐसा हो जो ना चाहता हो कि इमरान खान साहब की रिहाई हो, इसको कम से कम मुकम्मल तौर पर रद्द नहीं कर सकते इस ख्याल को। लेकिन वो कौन है और कौन नहीं है, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहूँगा। आपने पीटीआई का अंदरूनी कल्चर भी देखा हुआ है। एक तनकीद ये भी की जाती है कि मरवत साहब का कसूर ये हुआ कि वो बहुत पॉपुलर हो गए और पॉपुलैरिटी इज़ नॉट अफोर्डेबल क्योंकि वो ओवर शैडो कर देगी खान साहब को। कुड दिस बी अ फैक्ट एज वेल? जो पीपल्स पीटीआई के अंदर, और ये सिर्फ पीटीआई के नहीं है, किसी भी सियासी जमात के अंदर ये होता है कि अंदर जाहिर है आपस में मुकाबला भी होता है। जब कोई ज़्यादा मकबूलियत हासिल करे तो उसके खिलाफ मुखालफत भी बढ़ जाती है। जितनी मकबूलियत बढ़ती है उतनी मुखालफत बढ़ती है, तो बड़ा कुदरती सा अमल है। इमरान खान साहब अक्सर ये कहा करते थे कि अगर आपके खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा तो इसका मतलब आप कोई काम नहीं कर रहे। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो कोई ना कोई उसके मुखालफत जरूर कर रहा होगा। तो ये तो दुरुस्त है, लेकिन जो मुझे नजर आता है, और जाहिर है मैं बाहर से देख रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि कौन इसमें ठीक कौन है गलत कौन है, लेकिन एक जो नजर आता था मरवत साहब पर, वो खुद मानते नहीं है कि ये मेरी तबीयत है, मेरी शख्सियत का हिस्सा है, मुझसे रहा नहीं जाता और मैं बात करता हूँ। आपस के अंदर बंद कमरे के अंदर तनकीद भी कर लेना, मुखालफत भी कर लेना, वहां तक तो ठीक मामला चलता है। जब मीडिया के ऊपर जाके मुखालफत हो और तनकीद हो तो फिर जाहिर है वो फिर मुश्किल हो जाता है बर्दाश्त करना। और मैं आजकल जब भी मुझसे ये सवाल किया जाता है, मैं तहरीक इंसाफ के दोस्तों को यही एक मशवरा देता हूं कि इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है कि जी एक से ज्यादा ग्रोह हैं या आपस के अंदर उनके इख्तलाफ हैं। हमेशा हर पार्टी में होते हैं, तहरीक इंसाफ में भी हमेशा से थे। जो कुछ भी करना है बंद कमरे के अंदर कर लो यार, टीवी पे आकर मत करो। अच्छा, इसके अलावा जो हम ये देखते हैं कि एक अंदरूनी इख्तलाफात का मसला तो है ही, लेकिन साथ साथ जो अदलिया के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात थे पीटीआई के, वो 26वीं तरमीम के बाद बहुत आगे चले गए। लेकिन चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात हुई पीटीआई के एक वफ्द की। आपको लगता है ये इनफॉर्मल तरीका ही कोई कंसेशन लेकर दे सकता है? जिस तरह से ये भी कहा जाता है, अंसार अब्बासी साहब की खबर थी कि अब भी बैकडोर राब्ते इस्टेब्लिशमेंट से हो रहे हैं। इफ़ यू वर आस्क्ड कि पीटीआई के लिए कंसेशन कोई चाहिए तो आप आवाम को मोबिलाइज करेंगे या बैकडोर राब्ते करेंगे? दोनों में कोई आपस में इख्तलाफ नहीं है। अच्छा। मैं बहुत बार ये बात कर चुका हूं कि देखें, आपको आखिर में जो भी मिलना है वो मिलना जो है वो किसी न किसी मुज़ाकरात की शक्ल के अंदर ही है। अनलेस आप ये कहें कि हम बंदूकें आके उठाकर आ रहे हैं और हम पूरे निज़ाम को उड़ा के रख देंगे और शराय दस्तूर पे आके न असेंबली बचेगी, न सदर का ऐवान सदर बचेगा, न वज़ीर आज़म हाउस बचेगा, न सुप्रीम कोर्ट बचेगा, और हम एक इनकलाब की सूरत के अंदर जो है वो मुल्क जो है उसके ऊपर हावी हो जाएंगे। तो ये तो तहरीक इंसाफ ने कभी कहा ही नहीं। तहरीक इंसाफ को बंदूकें उठाने वाली जमात नहीं है, सियासी जमात है, सियासी स्ट्रगल करते हैं।
तो सियासी जब वो तहरीक चलाएंगे तो उस तहरीक से दबाव तो जरूर पैदा हो सकता है, लेकिन बराह रास्त ये नहीं हो सकता कि उस तहरीक के डी चौक पे खड़े होकर आप ऐलान कर दें कि जी कल से जो है इमरान खान साहब रिहा हैं। वो आखिर में किसी न किसी के साथ बातचीत के जरिए ही होना है। और किसी भी ऑपोजिशन को, और खासतौर पर तहरीक इंसाफ के इस वक्त के जो हालात हैं, अवाम को मुतहर्रिक करके उनके जरिए एक दबाव पैदा करना, ये तो बड़ी मंतकी सी बात नजर आती है। लेकिन इसके साथ साथ ये जरूरी है कि जहन और दिमाग खुले हों कि हमने इस दबाव को पैदा करने के बाद कुछ बातचीत करके, कोई फैसले करके, कोई गिव एंड टेक करके कोई इसमें से हल भी निकालना है। तो दोनों चीजों की जरूरत है, सिर्फ एक की नहीं। लेकिन असद साहब, जिस तरह आपने आगाज में कहा कि दोनों में फ़र्क नहीं है, अब एक फ़र्क तो ये है ना कि अगर एक वर्कर जो एक कॉमनर है जिसको घर से ये कहकर निकाला जाए कि जिस एंटिटी के ख़िलाफ़ हमने एहतजाज करना है, हमें उससे आज़ादी भी चाहिए, इनकलाब भी चाहिए, लेकिन जब गंडापुर साहब वहाँ मौके से एक दो बार गायब हुए, जाकर कुछ मुलाकातें करके आ गए, तो फिर क्रेडिबिलिटी इस तरह हर्ट हुई कि वर्कर ने सोचा कि मैं घर से निकला, मैंने अपनी जान खतरे में डाली, शेलिंग भी खाई, और उसके बाद में अगर यही करना था तो मुझे एज अ फ्यूल, एज अ टूल क्यों इस्तेमाल कर दिया। ये क्लैरिटी होनी नहीं चाहिए फ्रॉम डे वन के तरीक़ाकार क्या होगा। देखिए, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि आप जो अपना हदफ बयान करें वो हदफ ऐसा हो जिसके पीछे आप खड़े हो सकें। अगर आपने ये कह दिया कि हम डी चौक से उस वक्त तक नहीं हटेंगे जिस वक्त तक इमरान खान रिहा नहीं होते, तो आपके पास कोई हिकमत अमली होनी चाहिए कि जिसके जरिए आप उस डी चौक पे खड़े हो सकेंगे और जो भी ताकत का इस्तेमाल किया जाए। और मैं आपको बताऊं कि गोली चलना सच्ची बात है तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि गोली चलेगी, लेकिन उसके बावजूद जब आप ज्यादा देर तक वहां पे रहते हैं तो इतनी बड़ी तादाद लोगों को आप होल्ड नहीं कर सकते। हम इस 126 दिन के धरने से गुजर चुके हैं, लोगों की तादाद कम भी होती है, घर भी जाते हैं, रात को कम हो जाते हैं, और रियासत के पास बाकी जो औजार हैं, बाकी उनके पास जो ताकत है, वाटर कैनन्स होती हैं, लाठी चार्ज है, टेयर गैस है, उसके अंदर उस जगह को खाली कराना कोई इतना बहुत बड़ा मसला नहीं है। गोली चलाने की जरूरत ही कोई नहीं है उस काम के लिए। तो ये दुरुस्त है कि वर्कर को जो आप जो कह के लाएं तो वो ऐसी चीज हो जिसको हासिल करने की उम्मीद भी हो, वरना जो है जब आप नाकाम होते हैं तो उससे हौसला पस्त होता है और जाहिर है फिर लीडरशिप के ऊपर सवाल उठते हैं, फिर नीयत के ऊपर शक होना शुरू हो जाता है, तो उसका नुकसान ज्यादा है, फायदा कम है। बिल्कुल, क्रेडिबिलिटी हट होती है। फाइनल क्वेश्चन, जो PMLN की हुकूमत अचीवमेंट्स के दावे कर रही है, शरीफ साहब ने ये कहा कि 38% से मैं महंगाई को सिंगल डिजिट में गालिबन 3% के अराउंड ले आया हूँ और सरमायाकारी मुल्क में वापस आ रही है। मरियम साहिबा का एक्टिविज़म भी आपने देखा होगा। आपको लगता है कि ये जो एब्सेंस है PTI की पंजाब में या और जगहों पे, इसको फुली एक्सप्लॉइट कर रही है PMLN और पॉपुलैरिटी गेन कर रही है अपनी? ये शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी जबरदस्त स्टेटमेंट दी है। अच्छा। इसका मतलब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि जो पिछला वजीर आजम शहबाज शरीफ था वो जो पाकिस्तान की तारीख की सबसे महंगाई की ऊंची सतह पर 38% पर महंगाई लेकर चला गया था, अब उस नाकाम वजीर आजम की पॉलिसियों को रद्द करते हुए मैं वजीर आजम शहबाज शरीफ नया वाला जो है मैंने महंगाई कम कर दिया। अल्लाह के बंदे, आप ही की हुकूमत थी जिसमें वो 38% गया था पाकिस्तान की तारीख में होता। देखिए, मुस्लिम लीग नून जो है उसकी हुकूमत को, पंजाब की हुकूमत को अवाम के लिए काम करने चाहिए। ये बिल्कुल उनकी ठीक स्ट्रैटेजी है कि अगर इसके ऊपर वो जोर डालना चाहते हैं वो जरूर सब काम करें। लेकिन पाकिस्तान की तारीख के ऊपर अगर वो नजर दौड़ा के देखेंगे तो उनको नजर ये आएगा कि आखिर में जो वोट पड़ता है वो वोट सियासत पे पड़ता है, वो डेवलपमेंट पे नहीं पड़ता। तो वो जब तक अपनी सियासत दुरुस्त नहीं करेंगे, अगर वो डेवलपमेंट का अगर हकीकी काम, मुझे तो नहीं पता, मैं पंजाब में नहीं रहता कि उसमें से हकीकत क्या है और क्या सिर्फ दावा है, लेकिन अगर हकीकी तौर पर काम भी होगा तो लोग शायद उस काम से मुतमईन हो जाएं, लेकिन वो सियासी लीडर से और सियासी पार्टी से मुतमईन नहीं होते। नहीं, वो फाइनेंस में जिनको आपने इनहेरिट किया, इसाक डार साहब, गालिबन उनकी लेगेसी आपको मिली, तो उन्होंने ये कहा कि 2016 में अगर मेरी बात सुन ली होती ना तो पाकिस्तान में कभी बैंकरप्ट होने का आर्ग्यूमेंट होना ही नहीं था। तो आपने आके सब डीरेल कर दिया उनकी पॉलिसीज को, इसीलिए पाकिस्तान यहाँ पर पहुंचा। नहीं, मैंने उनसे नहीं इनहेरिट किया था, उनसे इनहेरिट किया था मिफ्ता इस्माइल साहब ने, और शायद खान अब्बासी बन गए थे वजीर आज़म फॉर 1 ईयर। बिल्कुल। तो इसहाक डार साहब की तो ये बात तो मैं बहुत लोगों को बहुत दफा पहले कर चुका हूं। इसहाक डार साहब की
मईशत की पॉलिसीज को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल ने किया था। अच्छा। हमारे आने से बहुत पहले वो रद्द हो चुकी थी। इसीलिए जब दोबारा हुकूमत आई और मिफ्ता इस्माइल दोबारा वजीर खजाना बने तो आपको पता है कि किस मेहनत के साथ डार साहब ने एहतमाम किया कि मिफ्ता इस्माइल से वो छीनी जाए वजारत खजाना और वापस फिर दोबारा आए वो।